हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन पार्ट्स को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को मैंने पीछे वीडियोज में काफ़ी प्रीपोजिशन को डिटेल से पढ़ाया हुआ है, विस्तृत मैंने उसमें आपको बता रखा हुआ। तो आज मैं आप लोगों के बीच उसी प्रीपोजिशन सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कुछ हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन मानी जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो भाव पे सीख रहे थे, अर्थ पे सीख रहे थे कि किस भाव में कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कई बार होता है कि भाव वाले प्रीपोजिशन नहीं काम कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाव कुछ निकलता है लेकिन प्रीपोजिशन हमारा फिक्स्ड वाला होता है। कुछ वर्ब, कुछ नाउन, कुछ एडजेक्टिव के साथ हमारे प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, वो उनके साथ आते ही हैं। तो चलिए आज हम लोगों को उसी पे बात करना है। तो मैं आज कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना मान लिया जाए कि जो आज मैं बताने वाला हूँ इसमें से मैक्सिमम चांस होते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ कंट्रास्ट वाले प्रीपोजिशन होते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज में पड़ते हैं कि कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन को क्लियर करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से ही पूरा डाटा बना रखा है ताकि आपको कम समय में ही मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन को क्लियर करा सकूं। तो जी दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मान लीजिए कि जितना हमने अब तक सीखा है उस सभी वीडियो का एक वीडियो में निचोड़ निकल के आने वाला, मतलब कि यहाँ पे क्लियर कट है। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना कह लें उतना कमी है, क्योंकि अगर इतने में से अगर आप कवर किया जाए तो प्रीपोजिशन सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कवर अप कर पाएंगे और अच्छे से हम उसे सही कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रैक्टिस ऑफ प्रीपोजिशन, तो यानी कि हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। बट प्रैक्टिस में क्या है कि वर्ब या जो भी नाउन है, एडजेक्टिव है, यानी हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी कि जो ब्लैंक मैंने छोड़ रखा है उसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वो फिक्स फॉर एवर होगा, तो हमें याद करना होगा उसे। लेकिन आप घबराएं नहीं, पढ़ के ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से बताने ही वाला हूँ कि आपको पढ़ते जाएंगे और हम जैसे जैसे फील करते जाएंगे प्रीपोजिशंस को तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के भी हम लोग पहले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है सी इज एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत, तो सी इज एग्री वो सहमत है। अब डॉट डॉट क्या है, मी है। अब इसी पे देखिए दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, हम दोनों को कंपेरिजन करके चलेंगे। सी इज नॉट एग्री, वो है एग्री नहीं है योर बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पहले वाले में भी एग्री है और दूसरे वाले में भी एग्री है। तो ऐसा है कि एग्री के साथ हम दो जगह हमारे पास हैं, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लाएंगे कौन सा नहीं लाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि देखिए एग्री के साथ एक चीज़ तय होती है कि यदि हम किसी व्यक्ति से एग्री होते हैं, यानी किसी पर्सन से एग्री होते हैं, तब एग्री के साथ विद आएगा। फिर से समझिए, यदि हम किसी पर्सन से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो हम एग्री के साथ विद लगाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से या अदर वर्क से हम अगर एग्री होंगे तो हम वहाँ पे लगाएंगे टू। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि अगर व्यक्ति से सहमत होंगे तो सी इज एग्री, वो एग्री है, मी मुझसे एग्री है, तो मैं क्या हूँ, व्यक्ति हूँ ना, मतलब वह सहमत किससे है, मुझसे है, और मैं एक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए एग्री के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, विद लगा देंगे सीधा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही समझ में आया कि अगर सहमति व्यक्ति से है तो उस एग्री के सामने क्या आएगा, विद आएगा। लेकिन अब दूसरा देखते हैं, सी इज नॉट एग्री, वो मतलब एग्री की बात है। अब कह रहा है कि योर बिहेवियर, वो तुम्हारे व्यवहार से सहमत नहीं है। ये सहमत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन सहमत की बात आए, अब बात क्या आ रही है, पर्सन नहीं है, पर्सन का व्यवहार है, यानी पर्सन के अगर बिहेवियर की बात की जाएगी तो वहाँ वाले एग्री के साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू। रीजन क्या है टू लगाने का, क्योंकि एग्री तो है पर्सन से नहीं बल्कि पर्सन के बिहेवियर से है। और मैंने यही तो बताया कि पर्सन से एग्री होगा तो विद, और पर्सन के बिहेवियर से एग्री हुआ तो टू। इतना आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसी तरह से हम कुछ और भी प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर पे, राकेश इज, राकेश है
एंग्री मतलब क्या है, क्रोधित है। देखिए एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित भी होता है और नाराज भी होता है, ठीक है। तो मैं देखा कि एक और एंग्री है, यानी सुमन इज एंग्री, सुमन भी एंग्री है, ठीक है, यानी नाराज है। इधर राकेश नाराज है, इधर सुमन नाराज है। अब देखते हैं कि आगे कौन किससे नाराज है। तो जो राकेश नाराज है वो यू यानी तुम, कोई ना कोई तो होगा, पर्सन ही तो होगा, व्यक्ति ही तो होगा। अब नेक्स्ट सुमन का जो एग्री होना है वो किसी के बिहेवियर से है, व्यवहार से। तो ठीक जैसे अभी आपने एग्री को सीखा उसी प्रकार से यहाँ भी सीखना है। अगर एंग्री, अगर हम किसी व्यक्ति से एंग्री हैं, क्रोधित हैं या नाराज हैं, तो हम एंग्री के साथ विद लगाएंगे, ठीक है। वहीं साथ साथ अगर हम व्यक्ति के व्यवहार से एंग्री हैं, क्रोधित हैं, तो एट लगाएंगे। तो समझ गए होंगे। तो देखिए राकेश जो एंग्री है वो किससे है, पर्सन से, यानी किसी न किसी व्यक्ति से है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। पर्सन से एंग्री हुआ तो विद। लेकिन सुमन क्या है, सुमन इज एंग्री, सुमन क्रोधित है, पर्सन से नहीं बल्कि हर बिहेवियर, उसके व्यवहार से। तो यानी व्यवहार से एंग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। तो याद रखेंगे एंग्री में यही डाटा चलता है कि अगर कोई नाराज हो जाए किसी से तो विद लगा दो, अगर वो किसी के व्यवहार से नाराज हुआ तो एट लगा दो, ठीक है। अब हम कुछ आगे चल के बात करते हैं। देखिए आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का जो सेंस होता है वो होता है आश्चर्य। तो यहाँ पे कोई भी आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं, सीधे सरप्राइज्ड अगर दिखे तो सीधे आप लगा सकते हैं एट। सरप्राइज के साथ क्या लगाएंगे, एट। दिस इज द फिक्स फॉर एवर, जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये हमेशा के लिए होगा, फिक्स्ड फॉर एवर। तो याद रखें और अच्छे से इसे अपना बनाते चलें। देखिए नेक्स्ट अगर मैं अगले वाले प्रीपोजिशन की बात करूं, अगले वाले सेंटेंस के लिया जाए, आई एम मैं हूं सफरिंग, सफ़र यानी क्या है, सफ़र। तो सफ़र के साथ एकदम फिक्स फॉर एवर है कि सफ़र के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। जैसा कि आप लोग पहले एक जूनियर या हाई स्कूल में आपने बहुत सारे एप्लीकेशन से लिखे होंगे और इसमें एक डायलॉग तो लिखते ही आए होंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, वही वाला तो है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफ़र फ्रॉम कैसे याद रखेंगे, सफ़र फ्रॉम, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, देखिए ही हैज़ कांग्रेचुलेटेड मी। तो अब बात आती है अगर कांग्रेचुलेटेड यानी कांग्रेचुलेट वर्ड की आती है, तो अगर कांग्रेचुलेट वर्ब हुआ, क्या हुआ, वर्ब। याद रखिएगा यदि कांग्रेचुलेट वर्ब है यानी बधाई देना, ठीक है। अगर कांग्रेचुलेट वर्ब हुआ जिसका अर्थ है बधाई देना, तो कांग्रेचुलेट के साथ आगे प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन। क्या आएगा, ऑन। वहीं पर एक बात और भी नोट करना है कि अगर कांग्रेचुलेट वर्ब न होकर के नाउन में कन्वर्ट हो गया, जैसे कांग्रेचुलेशन, क्या हुआ, कांग्रेचुलेशन, तब आपको फॉर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जैसे नेक्स्ट वाले सेंटेंस की बात करें, ही हैज़ गिवन, उसने मुझे दिया, ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया, कांग्रेचुलेशन, बधाई दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कांग्रेचुलेशन वर्ड आया है ये है नाउन। यदि कांग्रेचुलेशन नाउन है तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर। तो बिल्कुल इसे याद रखेंगे कि अगर कांग्रेचुलेट है यानी वर्ब है तो ऑन, अगर कांग्रेचुलेशन हो गया तो ऑन नहीं बल्कि फॉर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये चीज़ें समझ आ रही होंगी बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये आप 8 चीज प्रीपोजिशन कर लिए हैं। आइए कुछ इस साइड भी हमारे पास हैं, 8 ही हैं यानी 16 मैंने आज लिए थे आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए डाइड, तो डाइड मेरे पास 2 है। देखिए अब मैं बात करता हूँ डाइड, डाइड मीन्स होता है मरना। तो डाइड मरना, मरने का कारण अगर बीमारी, फिर से सुनिए, मरना, मरने मतलब मरने का जो कारण है अगर बीमारी, तो डाई के साथ ऑफ लगाना ना भूलें, यानी क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। वहीं अगर मरने का कारण बीमारी ना होकर के कोई और कारण है, दूसरा रीजन है, ओवर ड्रिंकिंग है, ओवर ईटिंग है या कुछ भी है, तो मतलब वहाँ पे अगर मरने का कारण दूसरा कुछ है तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो याद रखें ये बार बार आता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इवन बीटीसी के जो कोर्सेज वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, टेट में भी आता है। ये कॉमन सा एक है। रीजन क्या है कि डाई ऑफ और डाई फ्रॉम होता है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक किया गया, सी डाइड, वो मरी, कैसे मरी है, कैंसर, बीमारी, बीमारी से मरी तो सीधे सीधे क्या लगाना, ऑफ लगाना, क्या सोचना, बीमारी से मरेगी तो ऑफ लगाएंगे। सी डाइड, नेक्स्ट वाला, सी डाइड वो मरी, ओवर ईटिंग, अरे भैया ज़्यादा ठूस ली, मतलब ज़्यादा खा ली और ज़्यादा खाने से मर गई, तो बीमारी तो है नहीं, तो बीमारी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आप लगा देंगे फ्रॉम, बिल्कुल क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ ना अच्छी वाली बातें कि मतलब सीधे सीधे क्लियर, भैया अगर बीमारी से मरोगे तो ऑफ लगा दूंगा और किसी और कारण से मरोगे तो फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं और बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं अब 11 नंबर की, कौन से नंबर की बात करते हैं, 11 नंबर की। आई एम प्राउड, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आई एम प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा क्या होता है, ऑफ, अक्सर आपने सुना होगा आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, तो कॉमन सा था। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यू आर, तुम हो, फ्री, स्वतंत्र हो, डेफ्ट मतलब कर्ज, तुम कर्ज से क्या हो ना, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, तो बट याद रखिए फ्री, फ्री के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम, फ्री के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम, तो आप कह सकते हैं फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम याद करने का तरीका है फ्री फ्रॉम, तो ये हो गया यू आर फ्री फ्रॉम डेप्थ, अर्थात तुम कर्ज से मुक्त हो। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। देखिए ही स्किप्ड, ही स्किप्ड, अब मतलब स्केप मीन्स होता है भागना, क्या होता है, भागना, तो देखिए स्केप के साथ भी आता है फ्रॉम, तो ये आप यहां भी कह सकते हैं स्केप फ्रॉम, स्केप फ्रॉम मतलब देखिए स्केप मतलब होता है बच के निकलना, बच के भागना, तो ही स्केप्ड वो बच के निकला, फ्रॉम दी जेल, जेल से बच के निकल के क्या हुआ, भाग गया, भागने दीजिए हमको तो स्केप फ्रॉम याद रखना है। अब नेक्स्ट की बात करें, आई एम, मैं हूं, इंटरेस्टेड, क्या है, इंटरेस्टेड मतलब मैं आनंदित हूं या रुचिकर हूं, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, इन, क्या आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे है अटैक, तो हमारे पास अटैक दो बार है, दो अटैक है ना, यानी 15 में भी अटैक है और 16 नंबर में भी अटैक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉइंट नोटेड करने वाली चीज़ें हैं। अटैक, अटैक यदि वर्ब हुआ तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, मतलब नो प्रीपोजिशन या जीरो प्रीपोजिशन कह लीजिए, लेकिन अगर अटैक वर्ड हमारा नाउन के रूप में आएगा तो प्रीपोजिशन आएगा, और वो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, ऑन, और लगाना होगा आपको सीना तान, तो याद है ना बिल्कुल, यदि अटैक वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन अटैक नाउन हुआ तो है प्रीपोजिशन, कौन, ऑन। तो देखिए पहले में देखा गया है कि ही अटैक, अरे ये तो V2 है यानी वर्ब है, वर्ब है तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं, सीधे डायरेक्ट है, अटैक मी हो सकता है, ही अटैक मी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाला देखिए, ही डिड, डिड, अरे ये डिड आपका वर्ब है ना V2, डिड मतलब किया, क्या किया, अटैक, यानी ये हो गया आक्रमण, ये हो गया नाउन, ठीक है। तो ही डिड अटैक, उसने आक्रमण किया, अब ये नाउन है, तो नाउन है तो इसलिए क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑन, तो यही तो याद रखना था, सिंपल सी बात थी कि अटैक वर्ब हुआ तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन अटैक नाउन हुआ तो है प्रीपोजिशन ऑन, सीधा लगाएंगे सीना तान। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आइए जाने से पहले एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि एग्री, पर्सन से एग्री हुआ तो विथ, और पर्सन के व्यवहार से एग्री हुआ तो टू। उसी तरह से अगर एंग्री की बात करें, अगर किसी व्यक्ति से एंग्री हुआ तो विद, एंग्री है फिर से, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार से एंग्री हुआ तो एट, ठीक है। सरप्राइज है, जैसे भी है वो एट ही आएगा वहाँ पे। सफ़र है तो फ्रॉम ही आएगा। कांग्रेचुलेशन, देखिए कांग्रेचुलेटेड अगर वर्ब हुआ तो ऑन, लेकिन अगर कांग्रेचुलेशन हो गया नाउन तो फॉर। उसी तरह से यहाँ देखिए डाइड, मरने का रीजन बीमारी तो ऑफ, मरने का रीजन अगर कुछ और होगा तो फिर फ्रॉम लगेगा। प्राउड सिंपल है, प्राउड ऑफ होता है। फ्री फ्रॉम मैंने बताया। एस्केप्ड फ्रॉम ये भी फिक्स है। इंटरेस्टेड इन श्योर है। अटैक यदि वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन अटैक अगर नाउन हुआ तो ऑन प्रीपोजिशन है। तो जी दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इन प्रीपोजिशंस को अपना बना चुके होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग सेशन में भी बोला और जाते जाते भी बता रहा हूँ। यही वाली वीडियो आप लोगों को कोई भी अगर इंग्लिश के एग्जाम देने जाना है तो यदि प्रीपोजिशन सही करके आने का इरादा है तो इसको देख करके जाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही है।
तो जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना वादा निभाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके दिखाएंगे। और मैं तो खैर अपना वादा कर ही रहा हूँ, सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाता ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।